ठीक है सर, तो रिकॉर्डिंग ऑन है क्या है? ऑन है? ये भी लाइन कट कर देना। तो बैंक की लायबिलिटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बैंक की लायबिलिटी क्या होती है। सपोज डिपॉजिटर है, यानी आपने बैंक में पैसे जमा कराए, तो बैंक की आपको क्या होगी? देनदारी होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? लायबिलिटी। तो बैंक की लायबिलिटी दो तरह की होती है, एक होती है सर डिमांड लायबिलिटी और दूसरी होती है सर टाइम लायबिलिटी। ठीक है, डिमांड लायबिलिटी किस अकाउंट पे मिलती है, यानी कब आप मुंह उठा के डिमांड कर सकते हो बैंक से? पहला करंट अकाउंट, दूसरा सेविंग अकाउंट एंड द थर्ड वन इज डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, दूसरी होती है सर टाइम लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल आपने घर में सुना होगा कि ये हमारी जो बुलबुल है, ये जब बड़ी हो जाएगी, 18 साल की हो जाएगी, तो कल को इसकी शादी करेंगे, हैं पढ़ाई ना करो, शादी करेंगे। हाँ, शादी कराने के लिए भी या पढ़ाई कराने के लिए भी, बट एवर द रीजन। ठीक है, तो 18 साल बाद हम लोग इसकी एफडी तुड़वाएंगे। ठीक है, एफडी सुना होगा यार, बड़ा कॉमन है। तो फिक्स डिपॉजिट यानी टाइम, इसको टाइम लायबिलिटी क्यों कहा गया? क्योंकि सर टाइम फिक्स होता है कि हाँ ये एफडी हमने 10 साल बाद तुड़वानी है या 6 साल बाद तुड़वानी है या 15 साल, जितना भी मैच्योरिटी पीरियड होता है। ठीक है, और फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या होता है सर? फिक्स्ड डिपॉजिट जो होता है, आपने एक ही बारी में सारा अमाउंट डिपॉजिट करवाना होता है, ये नहीं कि आप हर महीने थोड़ा थोड़ा करवाते हो। ठीक है, जो हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट, सपोज करो आपकी 1 लाख रुपए तनख्वाह है। ठीक है, आप किसी कंपनी में लगे हो, आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है। ओके, तो आप क्या करते हो कि उसमें 20-20 हज़ार रुपए हर महीने डिपॉजिट करवाते हो। ठीक है, उस डिपॉजिट को क्या बोलते हैं? रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? बार बार। रेकरिंग वर्ड का मतलब होता है बार बार। ठीक है, दोबारा। ठीक है, तो यानी कि आप हर महीने अपनी 1 लाख रुपए सैलरी जो भी है, सपोज किया हमने 1 लाख रुपए सैलरी है, उसमें से 20,000 रुपए हर महीने जमा करवाते हो, और ये आपको करवाने हैं 5 साल तक या 10 साल तक, जितना भी आपने टाइम पीरियड रखा होगा, जितना भी आपकी मैच्योरिटी पीरियड होगा कि हाँ 10 साल बाद मैंने ये रेकरिंग डिपॉजिट उड़वाना है या जो भी। ठीक है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है? एक ही बारी में आपने 1 लाख जमा करा दिए या 5 लाख जमा करवा दिए, जितने भी हैं आपके पास। ओके, समझ आ गया आरडी और एफडी में डिफरेंस? ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है सर कैश सर्टिफिकेट। ये कैश सर्टिफिकेट क्या होता है सर? एक तरह से सर्टिफिकेट होता है, उसके ऊपर कुछ अमाउंट लिखा होता है। फॉर एग्जांपल आप बैंक के पास गए, आपने बैंक को कहा कि सर मेरे पास 1 लाख रुपए है। बैंक कहेगा कि बेटा ये पर्चा ले लो, ये क्या है? कैश सर्टिफिकेट है। उसके नीचे ऐसे लिखा होता है मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन करता हूँ, काइंड ऑफ इस तरह का। ठीक है, तो आपको वो सर्टिफिकेट दे देगा और आपको सर्टिफिकेट क्या कहीं पे छुपा के रख लोगे घर में। हाँ, तो उसको 2 साल बाद या 3 साल बाद या 5 साल बाद, जितना भी उसका मैच्योरिटी पीरियड है, उसके बाद आप उसको अपने पैसे को रिडीम करवा सकते हो। ठीक है, तीसरा है कैश सर्टिफिकेट, और चौथा है सर आपका स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट जनरली सैलरी वालों का होता है। लेट्स से कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो। ठीक है सर, आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है, मुंह में पानी आ गया होगा आधों के। ठीक है, तो होता क्या है, तो स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट में क्या होता है? सपोज आपकी 1 लाख रुपए सैलरी है, तो उसमें आपकी जो कंपनी वाले हैं, कंपनी वाले कहेंगे कि सर आप एक काम कीजिए, आपका हम लोग 10,000 रुपये काट लेते हैं और बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। ठीक है, कि जब आपकी जॉब खत्म होगी, सपोज 5 साल बाद छोड़ते हो या 6 साल बाद या 10 साल बाद, जितने टाइम बाद की, तो ये जो डिपॉजिट आपका सारा क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सर स्टाफ सिक्योरिटी डिपॉजिट। ठीक है, एक तरह से कि इन केस ये इसलिए कंपनीज रखती हैं कि सपोज करो आप कुछ उनका कुछ उठा के ले लो, प्रोजेक्टर उठा के ले लो, आपको कुछ पता थोड़ी है। ठीक है, तो एक तरह से काइंड ऑफ सिक्योरिटी होती है कि यार बंदे का भरोसा तो है नहीं, तो इसलिए सिक्योरिटी रखो 10,000 रुपये। जैसे आप लोगों ने अभी पीजी लिए होंगे, आपसे मकान मालिक ने ली है सिक्योरिटी? यस सर। बड़े भूखे से हैं यहाँ के, 2-2 हज़ार रुपये 3-3 हज़ार रुपये लेते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी। एक तरह से वापिस हो जाती है सिक्योरिटी, तो इतना पता है वापिस हो जाती है। ठीक है, वापिस हो जाती है।
नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि बैंक की डिमांड लायबिलिटीज ज्यादा होनी चाहिए या टाइम लायबिलिटीज ज्यादा होनी चाहिए? बट ऑब्वियस टाइम लायबिलिटीज ज्यादा होनी चाहिए एज अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव एंड एज अ बैंक पर्सपेक्टिव। क्यों? कंज्यूमर का क्या बेनिफिट होगा? जाहिर सी बात है, अगर सपोज करो इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा ना कस्टमर को, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट में अगर करोगे, सपोज करो करंट अकाउंट में पैसे जमा कराओगे सपोज, ठीक है, तो आज आपने 1000 रुपये जमा कराए, तो ऐसा थोड़ी कि कल को आप निकलवाओगे तो 1000 के 1010 रुपये हो जाएंगे या 1500 हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। 1500 तो नहीं हो जाएंगे अगले दिन, नहीं होंगे ना। लेकिन टाइम डिपॉजिट में हो जाएंगे, ठीक है ना। ब्याज लगती रहती है ना, हर महीने ब्याज लग के, सुना भी होगा 5 लाख के 10 लाख बन गए, है ना। तो उसमें फायदा है। और बैंक को भी किस लिए फायदा है टाइम डिपॉजिट में? बैंक को इसलिए फायदा है सर, अब जब बैंक के पास लंबे समय तक कोई अमाउंट रहेगा, ठीक है ना, बैंक के पास आपने 5 लाख जमा करा दिए, इन्होंने 5 लाख जमा करा दिए, इन्होंने 5, सबने 5 जमा करा दिए टाइम डिपॉजिट में, ठीक है। अब बैंक को पता है कि यार 10 साल बाद इनको निकलवाने हैं, ठीक है, तो तब तक ये पैसे मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ और ये आगे फर्दर लोन दे सकता हूँ, ठीक है सर। तो समझ आ गया? मतलब दोनों के केस में, कंज्यूमर और बैंक दोनों के केस में ये एक विन विन सिचुएशन है, ठीक है सर। आया समझ? आगे चलते हैं सर इसी पॉइंट को लेकर। लायबिलिटीज की बात हो रही थी, तो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सर एनडीटीएल, दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। वो क्या होता है सर? अब सपोज करो, स्क्रीन पे देखिए ध्यान से, एक बार में लेना, पहले स्क्रीन पे देखो ध्यान से। सपोज करो कुछ डिपॉजिटर्स बैंक में जाते हैं, वो डिपॉजिट करवाते हैं 120 करोड़ रुपए बैंक में, ठीक है, और कुछ डिपॉजिटर जाते हैं वो बैंक से विड्रॉ करवाते हैं 20 करोड़ रुपए, ठीक है। तो यानी बैंक के पास कितने बचे? 120 में से 20 के 100 करोड़ रुपए बचे बैंक के पास। तो ये जो 100 करोड़ रुपए बैंक के पास बचे हैं, ये क्या है सर? इसको बोलते हैं एनडीटीएल, दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ठीक है। ये हर 2 हफ्ते बाद निकाली जाती है एनडीटीएल, यानी कि हर फोर्टनाइट फ्राइडे को। फोर्टनाइट का मतलब होता है 2 हफ्ते बाद, 14 दिन बाद, याद रखना, ठीक है। हर फोर्टनाइट फ्राइडे को हर बैंक की एनडीटीएल निकाली जाती है। अब आप कहोगे सर एनडीटीएल का पर्पस क्या है, एनडीटीएल का यूज क्या है? मतलब बैंक की जो कार्रवाई है, बैंक का जो बिजनेस है, उसमें एनडीटीएल का क्या रोल है? एनडीटीएल का ये रोल है सर, अभी जिनको नहीं पता सीआरआर एसएलआर, ठीक है, आपको भी एक बता देते हैं। पता है सभी को सीआरआर एसएलआर? हल्का सा पता है, जिन्होंने जल्दी से क्लास लगाई है कभी? पता है, थोड़ा सा पता है। तो होता क्या है, जब कैश रिजर्व रेशो निकालनी होती है तो वो कैसे निकलती है? सपोज करो कैश रिजर्व रेशो आरबीआई ने डिसाइड किया कि 4% है, सपोज करो, दैट्स इट। जिनको नहीं पता सीआरआर, अभी के लिए इतना समझ लो, सीआरआर मींस कैश रिजर्व रेशो, ठीक है, तो सभी इतना समझिए। तो वो सीआरआर कैसे निकलेगा? इट इज 4% ऑफ एनडीटीएल, ठीक है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, ठीक है। बैंक को कोई प्रॉफिट मिलते सीआरआर पे? नहीं मिलता, ठीक है। और एसएलआर भी सिमिलरली इसी तरह ही कैलकुलेट होता है कि सपोज 22% है, सपोज एसएलआर, आरबीआई ने डिसाइड किया कि 22% एसएलआर रखेंगे, तो 22% ऑफ 100 करोड़ यानी एनडीटीएल का 22% होगा, ठीक है। एसएलआर पे बैंक को कुछ प्रॉफिट होगा? बिल्कुल होगा सर। अभी सीआरआर क्या है, एसएलआर क्या है, वो भी डिस्कस करेंगे। एनडीटीएल समझ में आया? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी समझ में आया? लायबिलिटी समझ में आया? क्योंकि लायबिलिटी समझ आएगा तभी टाइम एनडीटीएल समझ आएगा, ओके। एक कंसेप्ट भी पीछे गड़बड़ा गया ना तो आगे का समझ नहीं आएगा, तो प्लीज मेक श्योर कि पीछे वाला समझ आए, ओके। ऐसा ना हो कि आगे जोड़ पीछे छोड़, है ना, वो काम नहीं होना चाहिए। तो आगे चलते हैं सर, ये नेक्स्ट कहाँ से बोलेगी? कैंसिल कर दूँ? हाँ जी, नेक्स्ट पीपीटी ना? हाँ हाँ यही है, ठीक है थैंक यू। अभी एनडीटीएल के बारे में बताएंगे आपको। उससे पहले एनडीटीएल का यूज हमने कैसे किया सीआरआर और एसएलआर निकालने में, उससे पहले एक टर्म है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है सर? लिक्विडिटी का मतलब होता है लेमन टर्म्स में, फॉर एग्जांपल कि मैं आपको कोई चीज़ दूँ, ठीक है, सपोज
मैं आपको ये माउस दूँ, ठीक है, और मैं आपको और क्या दे सकता हूँ, मैं आपको घड़ी दूँ, तो जल्दी कौन सी बिकेगी? घड़ी जल्दी बिक जाएगी, है ना, घड़ी के गाहक जल्दी मिल जाएंगे। अच्छा मैं आपको सोना दूं, गोल्ड दूं और बाइक दूं, तो जल्दी कौन सा बिक जाएगा? गोल्ड बिक जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि गोल्ड की यानी सोने की लिक्विडिटी क्या है? ज़्यादा है। तो लिक्विडिटी की डेफिनेशन क्या हुई? लिक्विडिटी की डेफिनेशन ये है, जो भी वस्तु जो जल्दी से कन्वर्ट हो जाए किसमें? कैश में, ठीक है, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है अंग्रेजी में, इट इज द मेजर ऑफ एबिलिटी एंड ईज विद विच एसेट्स कैन बी कन्वर्टेड टू कैश। इजीली कन्वर्ट हो जाए, फटाफट से कैश में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब बाइक थोड़ी जल्दी बिक जाएगी, बाइक के लिए तो आपको ढूंढना पड़ेगा ग्राहक, है ना, किसको क्रिज्मा पसंद है, किसी को बुलेट पसंद है ना। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि ये लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ती कैसे है, घटती कैसे है, इसका क्या रीजन है, ठीक है। अब सपोज करो बैंक जो है लोन दे रहा है, ठीक है। अभी जनवरी के महीने में आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपने इसका आंसर देना है तो ध्यान से सुनना। सपोज करो जनवरी के महीने में बैंक ने लोन देना है, ठीक है, और बैंक ने जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो रखी है इस पे 10% कि 10% ब्याज आपको हर महीने देना पड़ेगा और उसके बिहाफ पे मैं आपको लोन दूंगा जनवरी के मंथ पर, ठीक है। जून के मंथ में बैंक दोबारा घोषणा करता है कि मैं आपको लोन दूंगा सिर्फ 5% ब्याज पे। तो लोग ज्यादा कब लेना पसंद करेंगे लोन? हाँ, दोबारा ध्यान से सुने, ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, मुंह में पानी नहीं लाना कि अरे ये तो पता है हम तो ऐसे दे देंगे। कई बच्चे होते हैं ना एग्जाम में, ये अभी मेरी वाइफ का पेपर था, ये नर्सिंग ऑफिसर का, संडे को, पिछले संडे, उसको समझाया था मैंने, जोन से आते हैं पहले उनको टिक मार्क कर लेना फर्स्ट राउंड में, 3 राउंड खेलने होते हैं, फर्स्ट राउंड में टिक मार्क कर लेना, सेकंड राउंड में सर्कल मार लेना जिन पे 50-50 या 80-20 डाउट है, ठीक है। पहले राउंड वाले कंप्लीट करके उनको डार्क कर लेना, सर्कल्स को डार्क कर लेना, ठीक है। फिर दूसरे राउंड में 50-50 वाले देखने हैं, 80-20 वाले देखने हैं, उनको डार्क करना है। फिर लास्ट राउंड में 50-50 वाले, ठीक है, समझा दिया। उसके आगे की कहानी बताई। तो देवी जी ने क्या किया, देवी जी ने जैसे सपोज करो पहला आता है, पहला मार्क कर दिया, उसके बाद दूसरा नहीं आता, दूसरे को सर्कल मार्क कर दिया, तीसरा आता है, तो तीसरे का जो मार्क करना था ना वो वहां पे आंसर शीट में दूसरे को मार्क कर दिया। देवी जी के क्वेश्चन हो गए गलत, करी बाबू ये तो बताया नहीं था आपने। अरे मूर्ख की बच्ची, ये भी बताऊंगा मैं तेरे को। तो द थिंग इज कि अब हर चीज थोड़ी बताई जाएगी आपको, है ना। तो इसलिए अब ध्यान से सुनना, एक बार ध्यान से सुनना, मैं ये कह रहा हूँ। सपोज करो जनवरी के मंथ में बैंक जो है वो लोन बांट रहा है, लोन का मेला लगा रखा है बैंक ने कहा बेटा लोन ले लो। आप गए बैंक के पास अपनी वही गंदी शक्ल लेके कि सर कितने % ब्याज देनी पड़ेगी मेरे को हर महीने? तो बैंक ने कहा बेटा 10% ब्याज देनी पड़ेगी। आप वो गंदी शक्ल लेके वापस आ गए। तो जून के महीने में दोबारा बैंक ने लगाया लोन मेला, ठीक है। अब दोबारा गए आप वहीं सेम शक्ल लेके, तो बैंक ने कहा कि बेटा ऐसा है इस बार हम 5% ब्याज लेंगे। तो आप जो पहली बार जनवरी के महीने में गए थे लोन लेने, तब लोन लेंगे प्रेफर करेंगे या जो जून के महीने में? जून के महीने में। वाई? एक क्योंकि उसमें हमें ब्याज कम देनी पड़ेगी ना, ठीक है ना। तो सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे, जैसे कि लिखा हुआ है व्हेन द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज डिक्रीज, यानी जब बैंक इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज कम कर देगा तब लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब उन्हें पड़ोसी को भी तो बताओगे बेटा ऐसा है 5% पे लोन मिल रहा है, ले ले। तो कह रहा था ना कई टाइम से थार आई है, थार नवी वाली आई हुई है, लोन मिल जाएगा, ठीक है। तो जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग डिक्रीज होगी यानी इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो गया तो सारे पैसे लेंगे, सारे कहेंगे अरे यार हम भी ले आते हैं यार 5% ब्याज पे, है ना। बाजी ने लिया थार तो हम भी ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। आईएएस जब निकलेगा तब देखेंगे थार तो लें, ठीक है ना। अभी तो गाने भी आए हुए नए थार पे। तो दूसरा केस क्या है, जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ जाएगी यानी इंटरेस्ट रेट जब मैम बढ़ जाएगा
जनवरी वाला केस, तो लिक्विडिटी मार्केट में क्या हो जाएगी? डिक्रीज। लिक्विडिटी भी तो डिक्रीज होगी ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज होगी तो लिक्विडिटी डिक्रीज होगी, और जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग डिक्रीज होगी तो लिक्विडिटी इंक्रीज होगी। तो आप कह रहे हो कि सर ये तो ठीक है, समझ आ गया सर, लिक्विडिटी जब बैंक बढ़ा, उधर से ब्याज की दर बढ़ा रहा है तो इधर से लिक्विडिटी कम हो जा रही है, जब घटा रहा है तो लिक्विडिटी बढ़ जा रही है। तो सर ये लिक्विडिटी को कंट्रोल कौन करता है? लिक्विडिटी को कंट्रोल कौन करता है? तो लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है सर आरबीआई, क्योंकि आरबीआई का काम क्या है सर? टू कंट्रोल द लिक्विडिटी एंड मनी सप्लाई। लिक्विडिटी मींस मनी सप्लाई। मार्केट में मनी सप्लाई हमें बढ़ानी है या घटानी है, ये कौन कंट्रोल करेगा? आरबीआई। ठीक है सर, कितना समझ में आया? आगे चलते हैं सर। जैसे कि देख सकते हो सर, वही जब लिक्विडिटी बढ़ेगी तो आपकी गंदी सी शक्ल भी वो ऐसी बन जाएगी यो, और जब घट जाएगी तो इस तरह की हो जाएगी शक्ल आपकी। लिक्विडिटी के ऊपर डिपेंड है ना। पैसे आते हैं तो देखियो कि चेहरे एकदम खिलखिला उठते हैं, है ना, कि आज जाऊंगी पार्लर, मूछें कटवा के आऊंगी, करवाती है ना, क्या कहते हैं, थ्रेडिंग। तो आगे चलते हैं सर हम आरबीआई की तरफ। आरबीआई के बारे में पढ़ते हैं। आरबीआई का काम बताया मैंने। आरबीआई का काम क्या है? टू कंट्रोल द लिक्विडिटी। ठीक है, तो आरबीआई के बारे में बताया, तो आरबीआई के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आरबीआई सर बना कब था? 1 अप्रैल 1935 को बना था, बाय द वर्च्यू ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, 1934 में एक्ट आया था, यानी कानून आया था। और ये बनी कब थी आरबीआई? 1 अप्रैल 1935 को। और नेशनलाइज कब हुई थी? 1 जनवरी 1949 को। नेशनलाइज मतलब नेशन का पार्ट कब बनी थी? इंडिया नेशन कब बना? 47 में। तो जाहिर सी बात है 47 के बाद ही नेशनलाइज होगी ना, है ना, सिंपल लॉजिक। कई बच्चे इसमें भी गड़बड़ी कर देते हैं, कहीं कहते हैं कि 1 अप्रैल 1935 को नेशनलाइज होगी। नहीं, नेशनलाइज आजाद होने के बाद ही होगी ना इंडिया। और आरबीआई एक्ट 1934 बनाया किस लिए गया? बेसिकली फॉर द सुपरविजन ऑफ बैंकिंग फर्म्स। जितनी भी बैंक्स हैं सबको सुपरवाइज करना, ठीक है ना। जैसे कि लिखा हुआ है, थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई कंट्रोल द सप्लाई, मनी सप्लाई और लिक्विडिटी। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी से आरबीआई मनी सप्लाई कंट्रोल करेगा और लिक्विडिटी कंट्रोल करेगा। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट इज मॉनेटरी पॉलिसी डील किस में करती है? मतलब मॉनेटरी पॉलिसी में होता क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी डील्स विद मनी एंड क्रेडिट। क्रेडिट जो बैंक लोन देते हैं, क्रेडिट समझते हो? क्रेडिट मींस लोन, उधार बेसिकली। एंड द सेकंड वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट। जो बैंक ब्याज की दरें तय करता है, उसको वो कितनी होनी चाहिए, ठीक है, ये सब आरबीआई तय करता है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी बताती है कि कितनी ब्याज की दर होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। इतना समझ में आया? टेपने के लिए वो मत सोचना कि सर इनको टेपना है तो 2 मिनट रुक जाओ, ये तो ठीक है, सबको पीपीटी मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है। हाँ, कोई ऐसा पॉइंट है जो मैं बोलता हूँ जो इसमें नहीं लिखा हुआ, तो वो आप साथ के साथ जॉट डाउन कर सकते हो। ठीक है सर? Yes, sir. तो नेक्स्ट पॉइंट है सर हमारा, आरबीआई गवर्नर का नाम बताओ। पता नहीं मैडम, अरे वो जो नोट पर लिखा होता है, अच्छा वो सोनम गुप्ता नहीं, तो आरबीआई गवर्नर का नाम यहाँ लिखा होता है बेटा। ठीक है, जैसे यहाँ उर्जित पटेल लिखा हुआ, तो अभी का कौन सा? शक्तिमान, शक्तिकांता दास। ये देखिए सर, पैक बना रहा है बोर्ड का में। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास, नाम याद रखना सर। ठीक है, वैसे पूछेगा नहीं, यूपीएससी मुझसे सवाल नहीं पूछती। ये चपरासी के पेपर दोगे तो उसमें ऐसे सवाल आएंगे, आरबीआई का गवर्नर कौन है, लेकिन आपने तो यूपीएससी की तैयारी करनी है ना। आगे चलते हैं सर हम लोग। 1 रुपए के नोट के ऊपर किसके होते हैं साइन? फाइनेंस सेक्रेटरी के। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, ये जरूर याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सर, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हु अपॉइंट्स द आरबीआई गवर्नर। ठीक है सर, आपने बता दिया आरबीआई गवर्नर सभी बैंकों को सुपरवाइज करता है, लेकिन आरबीआई गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? आरबीआई गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, याद रखना। ठीक है, तो कौन से सेक्शन के थ्रू? एज पर द सेक्शन 8 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, गवर्नर एंड डिप्टी गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए ना रेड में, इस पे ज्यादा तवज्जो देना आपने।
तवज्जो बोले तो फोकस ज़्यादा देना है, ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स को एग्जामिनर जो है वो मोल्ड करके आपको ट्विस्ट करके आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा। सेंट्रल की जगह स्टेट गवर्नमेंट लिख देगा, आपके दिमाग में गवर्नमेंट रहेगा, अच्छा तो पता नहीं सेंटर का स्टेट का, मुंह में पानी आ जाएगा और आप वहीं। याद रखना एग्जाम में दिया हुआ हर गलत जवाब आपके हनीमून को स्विट्जरलैंड से वैष्णो देवी में बदल सकता है। सोच समझ के आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, टर्म कितने टाइम के लिए होता है सर? वो आरबीआई गवर्नर वो जो बैठता है उसमें 5 साल के लिए, ठीक है। इज ही एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट? उसको दोबारा मतलब 5 साल खत्म होने के बाद दोबारा भी नियुक्त किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, याद रखना सर। ओके, तो आगे चलते हैं सर। फंक्शंस ऑफ आरबीआई, आरबीआई का काम क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बच्चे देख लो, बच्चों को अपने काम नहीं पता, आरबीआई के काम याद कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा फ्लॉ है इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। एनीवेज, फंक्शंस ऑफ आरबीआई, सबसे पहला सर सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी। इकलौती ऐसी अथॉरिटी है जो करेंसी इशू करती है। यहीं से पता चल गया ना, नीचे उसके साइन होते हैं, तो सोल अथॉरिटी है जो इशू करेंसी इशू करती है, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है आरबीआई इशू करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम। सर मिनिमम रिजर्व सिस्टम का मतलब क्या है? अंडर विच इट कीप्स द मिनिमम बैकिंग ऑफ 200 करोड़। उसके बाद 200 करोड़ रुपए का बैकेज होना चाहिए, ठीक है। और वो 200 करोड़ रुपए किस फॉर्म में होने चाहिए? 115 करोड़ रुपए की गोल्ड होना चाहिए और 85 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी होनी चाहिए। किसकी? फॉरेन गवर्नमेंट की। सर ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, इस पे ध्यान दीजिए। एंड अगेंस्ट दिस बैकिंग आरबीआई कैन इशू एनी अमाउंट ऑफ मनी, जितनी मर्जी खुले, ठीक है। सो जैसे कि लिखा हुआ है लास्ट पॉइंट में, नो मैक्सिमम लिमिट इज प्लेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ नोट इशू। ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि आरबीआई एक साल में 500 करोड़ छाप सकता है या 1000 करोड़ छाप सकता है, जितने मर्जी छाप सकता है, ठीक है। तो आप में से कुछ बच्चे हैं जिनका ये सवाल है कि सर जब आरबीआई इतने सारे नोट छाप सकता है तो नोट छाप के सबको अमीर कर दे। ऐसा कोई है बच्चा जिसका ये सवाल हो? कोई बताएगा ऐसा क्यों नहीं कर सकता आरबीआई? बताने वाले की कुल इज्जत की जाएगी। महंगाई बढ़ जाएगी। हाँ, वेरी गुड। अब जाहिर सी बात है ना, अगर आरबीआई जाओ बेटा लूटो, आप भी वहाँ लग गए हो लाइन में, आरबीआई नोट छाप रहा है भाई साहब, वहीं लग गए हो भिखमंगों की तरह नोट उठाने, ठीक है। सारों के पास नोट आ जाएंगे तो सारे के सारे कहाँ दौड़ेंगे? मार्केटों में दौड़ेंगे ना। देवी जी तो कहेंगी आज वो मेरे को तोता परी बना दो, लिपस्टिक बिंदी का आ रही है, मेबेलिन को कुछ हमें तो पता ही नहीं है। तो मार्केट में महंगाई आ जाएगी, ठीक है। सारे कहेंगे मैं भी जैगुआर निकाल लेता हूँ, मैं भी थार निकाल लेता हूँ, है ना। तो मार्केट में एकदम से महंगाई आएगी तो लोग कहेंगे यार, लोगों जो बिजनेसमैन होंगे वो तो कहेंगे यार इनके पास तो पैसा बहुत है, तो एक काम करते हैं दाम छोटू बढ़ा दे इसके, ठीक है। तो जिस वजह से महंगाई आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा काम खराब हो जाएगा, तो याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सर इसका, पहला समझ में आया सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी। वो जरूर याद रखना, मिनिमम रिजर्व सिस्टम जिसमें 200 करोड़ रुपए का पैकेज रखना है, 115 करोड़ रुपए का गोल्ड और 85 करोड़ की फॉरेन सिक्योरिटी, ठीक है। और उस बैकिंग के बिहाफ पे दे कैन इशू एनी अमाउंट ऑफ मनी, देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट, ओके। द नेक्स्ट पॉइंट इज बैंकर्स टू द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स बैंक, यानी गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए तो आरबीआई के पास जाएगा, ठीक है। आरबीआई सिर्फ सेंटर को देगा या स्टेट को देगा? दोनों को देगा, ये चीज याद रखिए। इट लैंड्स टू द गवर्नमेंट, दैट इज सेंटर एंड स्टेट बोथ, ठीक है। सी फॉर सेंटर, एस फॉर स्टेट। एंड आरबीआई मैनेजेस द डेट मैनेजमेंट फंक्शन। डेट माने कर्ज, ठीक है। यानी कि जो गवर्नमेंट के ऊपर जो कर्ज होता है उसको क्या करता है? मैनेज करता है, ठीक है ना। तो लिखा हुआ डेट मैनेजमेंट फंक्शन, डेट मींस बोरोइंग। जो गवर्नमेंट ने बोरोइंग ली हुई है, बोरोइंग दो तरह से लेती है गवर्नमेंट, या तो इंटरनल लेगी या एक्सटर्नल लेगी। इंटरनल किससे भीख मांगेगी? आरबीआई से। और एक्सटर्नल किससे मांगेगी? फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस। आईएमएफ से लोन ले लिया, वर्ल्ड बैंक से लोन ले लिया, सुना होगा आपने न्यूज़ में गलती से। हाँ, तो थर्ड पॉइंट ये है, he act as an agent of government of India in respect to the India's membership of IMF and World Bank, ठीक है। यानी IMF और World Bank की जब मीटिंग होती है ना, तो he act as an agent कि हाँ यार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मैं आया हूँ, समझे मेरी बात? Yes. ठीक है सर, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं।
थर्ड पॉइंट है, पहला पढ़ा आपने सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी, सेकंड पॉइंट गवर्नमेंट बैंक, तीसरा बैंकर्स बैंक, यानी बैंक को भी अगर पैसा चाहिए, बैंक का भी कल को दिवालिया निकलने वाला है तो किसके पास जाएगा भीख मांगने? आरबीआई के पास जाएगा। जैसे कि लिखा हुआ है आरबीआई मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ कमर्शियल बैंक, आरबीआई उसकी परफॉर्मेंस मॉनिटर करेगा, ठीक है। सभी इतने दिवाले निकल रहे हैं पीछे, मॉनिटर कर रहा है परफॉर्मेंस, तब दिवाले निकल रहे हैं, नहीं करेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आरबीआई मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स, और किस एक्ट के तहत आरबीआई को पावर मिलती है बैंकों को रेगुलेट करने की, यानी बैंकों को कंट्रोल करने की, बाय द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये चीज ध्यान रखिए सर, रेगुलेट करने की, बैंक्स को रेगुलेट करने की पावर मिलती है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से, और बैंक को सुपरवाइज करने की पावर किससे मिलती है? आरबीआई एक्ट से, आरबीआई एक्ट 1934 से। सुपरवाइज, रेगुलेट, ये वर्ड पे फोकस रखिए, ठीक है। By the Banking Regulation Act 1949, okay, this act empowers the RBI to regulate all kinds of banks in India, not only the government bank. इसको पता है ना, सरकारी बैंक होते हैं, प्राइवेट बैंक होते हैं, फॉरेन बैंक्स भी होते हैं, कोऑपरेटिव्स बैंक्स भी होते हैं, ठीक है। तो जितने भी बैंक्स हैं सभी को रेगुलेट करेगा, ये नहीं कि खाली सरकारी को करेगा, ये चीज ध्यान रखेंगे सर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सर, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। लैंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, आपके घर में लैंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट कौन होता है घर में? घर में आप सबसे पैसे वैसे मांग चुके हो, पापा से, छोटे भाई से, बड़े भाई से, आखिरी में कौन काम आती है? मम्मी काम आती है ना। मम्मी पे जाते हो भीख भीख मांगने, गंदी शक्ल, मम्मी दे दे यार, मम्मी देती है। मम्मी इज द लैंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट ऑफ एवरी हाउस, ठीक है। तो सिमिलरली व्हेन द बैंक इज इन द सिचुएशन ऑफ क्राइसिस, जब बैंक का दिवालिया निकला तो बैंक किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास। देन आरबीआई कैन प्रिवेंट इट, ओके, इवन फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पैसे चाहिए तब भी आरबीआई प्रिवेंट करेगा, यानी बैंक के केस में भी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केस में भी आरबीआई एक्ट एज अ लैंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। समझ रहे सर? आगे चलते हैं सर। द नेक्स्ट पॉइंट इज, जो आरबीआई के फंक्शंस पढ़ रहे हैं, कस्टडियन ऑफ इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स, ठीक है। अब फॉरेक्स रिजर्व्स क्या होते हैं वो पढ़ लेते हैं पहले। उसकी कस्टडी करता है, उसकी देखरेख करता है, किसकी? फॉरेक्स रिजर्व की। फॉरेक्स रिजर्व क्या है? फॉरेक्स रिजर्व्स कंसिस्ट ऑफ हार्ड करेंसी एसेट्स, ठीक है। हार्ड करेंसी क्या होती है अभी आपको बता देंगे। दूसरा होता है उसमें गोल्ड होता है, सोना होता है। और तीसरा होता है स्पेशल ड्राइंग राइट ऑफ आईएमएफ, एसडीआर बोले तो स्पेशल ड्राइंग राइट ऑफ आईएमएफ, यानी होता क्या है मैं आपको बताता हूँ शुद्ध भाषा में। आईएमएफ पता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, सुना नाम? ठीक है। आईएमएफ क्या करता है सर? आईएमएफ ने ना एक गल्ला बनाया हुआ है, गल्ला समझते हो? वो जो बनिए बैठे होते हैं गल्ले में पैसे डुबा के, गल्ला समझते हो ना? हाँ। तो आईएमएफ ने सारे बड़े बड़े देशों का एक क्या बनाया हुआ है? गल्ला बनाया हुआ है। ये इंडिया के पैसे, ये यूएस के पैसे, पाकिस्तान के तो है ही नहीं, चलो साइड में, ये चाइना के पैसे, ये मतलब जापान के पैसे, 10-15 देशों के पैसे, मतलब, ठीक है। तो आरबीआई ने कहा कि भाई साहब, आईएमएफ ने कहा कि भाई साहब आपको एक ये पर्ची दे रहा हूँ मैं स्पेशल ड्राइंग राइट की। और इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि इन केस आपको कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है पैसे की, या कोई भी XYZ कुछ भी इमरजेंसी आ गई, तो देन यू हैव द स्पेशल ड्राइंग राइट, ठीक है, कि आप पैसे निकाल सकते हो उसमें से। समझ आया? अभी हम इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे, इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। कहीं वहाँ PhD करने बैठ जो स्पेशल ड्राइंग राइट किया, इतना समझो बस, क्योंकि हमारा मकसद एग्जाम निकालना है, हमने PhD नहीं करनी इकोनॉमिक्स में, ठीक है ना मैम? जिन बच्चों ने लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन देखे इकोनॉमिक्स के, काफी बेसिक से क्वेश्चन है, कोई ऐसा तो नहीं रॉकेट साइंस, ऐसा तो नहीं पूछ ले शक्ति कांता दास की कौन सी टांग पे तिल है, राइट गली पे लेफ्ट गली पे, ऐसा क्वेश्चन तो नहीं पढ़े, ज्यादा टेक्निकल नहीं आते मैम, ठीक है। तो स्पेशल ड्राइंग राइट ऑफ आईएमएफ मींस इंटरनेशनल टाइप ऑफ, दिस इज द इंटरनेशनल टाइप ऑफ मॉनेटरी रिजर्व। जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल एक रिजर्व है, मॉनेटरी रिजर्व है, मॉनेटरी रिजर्व करेंसी दैट इज क्रिएटेड बाय आईएमएफ इन 1969, 1969 में ये क्रिएट किया गया था आईएमएफ द्वारा, ओके। एंड इट ऑपरेट एज अ सप्लीमेंट टू द एग्जिस्टिंग मनी रिजर्व ऑफ द मेंबर कंट्री, ठीक है। इन केस व्हेन यू एनी मेंबर हैव अ डर्थ ऑफ मनी, मतलब उसके पास कमी होगी अगर पैसे की,
देन यू हैव द स्पेशल राइट कि हाँ बेटा आपको इसमें से निकाल के दे देंगे, ठीक है। वो स्पेशल ड्राइंग राइट IMF का किसके पास है? RBI के पास। RBI उसकी देख रेख करता है बेसिकली, ठीक है। तो तीन चीजें आ गई फॉरेक्स रिजर्व में, हार्ड करेंसी एसेट्स, गोल्ड और स्पेशल ड्राइंग राइट ऑफ IMF, ठीक है। अब हार्ड करेंसी एसेट्स क्या होते हैं? जैसे कि लिखा हुआ है ब्रैकेट में, करेंसी विच इज एक्सेप्टेबल फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिए। हार्ड करेंसी होती क्या है? हार्ड करेंसी हमारी कितनी है, कोई बताएगा कितनी है? 5 है हार्ड करेंसी, ठीक है। हार्ड करेंसी का मतलब क्राइटेरिया क्या है कि ये करेंसी हार्ड करेंसी बनेगी? उसका क्राइटेरिया क्या है? जब भी जो भी करेंसी जो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली स्टेबल है उसको हार्ड करेंसी के उसमें डाल देते हैं। अब रुपया स्टेबल है, बार बार उछलता रहता है ना, कभी 69 हो रहा है, कभी 72 हो रहा है, कभी 77 हो रहा है, 75 हो रहा है ना, ऊपर नीचे होता रहता है, इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है। तो उन करेंसीज को हार्ड करेंसी में डाला गया है जो कि इकोनॉमिकली स्टेबल है और जो कि पॉलिटिकली स्टेबल है, ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है, इंडिया में पता ही नहीं चलता सरकारें कब बदल जाएंगी, कब गिर जाए, है ना। राहुल गांधी कल को मान लो PM बन जाए, भाई साहब रुपया 95 में पहुंच जाएगा, 100 पे पहुंच जाएगा, सही बता रहा हूँ मैं, डॉलर के कंपेरेटिवली बता रहा हूँ, ठीक है। तो हार्ड करेंसी मीन्स अ मनी दैट इज इशूड बाय अ नेशन दैट इज सीन एज पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली स्टेबल, ओके। द नेक्स्ट पॉइंट इज हार्ड करेंसी इज वाइडली एक्सेप्टेड, ठीक है। आप दूसरे देश जाओगे, सपोज करो आपके पास डॉलर है, रुपया है तो आपको शायद में भी दिक्कत आ सकती है, लेकिन अगर आपके पास डॉलर है, US डॉलर है, या जापानीज येन है, या चाइनीज युआन है, और युआन को क्या बोलते हैं? रेनमिनपी, अभी बताएंगे आपको, ठीक है। तो मतलब जो इजीली एक्सेप्ट हो जाए, वाइडली एक्सेप्टेड हो। हार्ड करेंसी इज वाइडली एक्सेप्टेड अराउंड द वर्ल्ड एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, and may be preferred over the domestic currency, okay। हार्ड करेंसी के एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेशल ड्राइंग राइट वाली जो बास्केट है IMF की, उसमें भी ये 5 करेंसीज हैं। कौन सी? US डॉलर, यूरो, यूरोपियन यूरो, चाइनीज रेनमिनपी, और जिसको युआन भी बोलते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीलिम्स में, ओके। जापानीज येन एंड ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, ये पूरा नाम याद होना चाहिए सर, पाउंड स्टर्लिंग, ओके। तो चाइनीज रेनमिनपी और युआन दोनों नाम याद रखने, घर का नाम भी स्कूल का नाम भी याद रखना है, ठीक है। तो इसकी वेटेज भी याद कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसको है? US डॉलर 41.73। बस इसका सीक्वेंस याद रखो कि सबसे ज़्यादा किसको है। तो कई बार ना वो बोल देते हैं कि अरेंज द फॉलोइंग हार्ड करेंसी इनटू according to their weightage in increasing order, decreasing order maybe, okay। तो US डॉलर की सबसे ज़्यादा है, and after that यूरोपियन यूरो 30.93%, चाइनीज युआन की 10.92, ओके, याद रखो सर। तीसरे नंबर पे आ गया चाइना की करेंसी। जापानीज येन की 8.33 एंड द लास्ट वन इज पाउंड स्टर्लिंग, ओके। जैसे कि लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि जो चाइनीज रेनमिनपी और जिसको युआन बोलते हैं, ये अक्टूबर 2016 में हार्ड करेंसी की लिस्ट में आ गया, ठीक है। याद रखना है सर, आपने फैक्ट कब आया? 2016 में आया, ओके। चाइनीज रेनमिनपी और युआन। द नेक्स्ट पॉइंट इज RBI के फंक्शंस कर रहे थे, भूल तो नहीं कि रेनमिनपी में? हाँ, तो बताएंगे फटाफट कौन से पहले 5 कौन से किए? सॉल अथॉरिटी, इशू करेंसी, सेकंड वन बैंकर्स बैंक, गवर्नमेंट बैंक, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मम्मी वाला याद रखना, पांचवा कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स, द सिक्स्थ वन इज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, दैट इज लोन्स गिवन बाय द बैंक, यानी बैंक जो लोन देते हैं उसको किस तरह कंट्रोल करना है। तो इसको कंट्रोल करने के RBI के पास 2 मेजर्स हैं। पहले मेजर को क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर, और दूसरा है क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर, ठीक है। तो इसके बारे में एक एक करके हम पढ़ते हैं। क्वांटिटेटिव किसको बोलते हैं और क्वालिटेटिव किसको बोलते हैं? आपने बताया कि वेटेज जैसे US की सबसे ज़्यादा, किसी चीज़ से रिस्पेक्ट में देखते हैं। हाँ, क्राइटेरिया होता है ना, उसका क्राइटेरिया होता है अलग से। नहीं, 3-4 क्राइटेरिया होते हैं उनके कि
पिछले 2 साल में 3 साल में उसमें फ्लक्चुएशन तो नहीं आई करेंसी में ज़्यादा, कुछ वेटेज होता है। आपका होमवर्क ऐसा होगा कि ये देख के आना है आपने, ये क्वेश्चन आया हुआ है जो आपने पूछा, अच्छा क्वेश्चन पूछा, मैंने करवाना है लेकिन बाद में करवाऊंगा, ठीक है। कि आपका होमवर्क है कि आपको ये देखना है कि जो हार्ड करेंसीज में जो वेटेज असाइन होती है उसका क्या क्राइटेरिया, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। सो एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट यू मस्ट नो दिस थिंग। तो अब पढ़ते हैं सर हम लोग क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर। क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर का मतलब क्या है? क्वांटिटेटिव मींस क्वांटिटी, किस क्वांटिटी में लोन दिया जा रहा है, बैंक किस क्वांटिटी में लोन दे रहा है, ठीक है। 10 लाख का लोन दे रहा है, 5 लाख का लोन दे रहा है, 20 लाख का दे रहा है, किस क्वांटिटी में दे रहा है, ठीक है। और क्वालिटेटिव में क्या पढ़ेंगे कि किस पर्पस के लिए दे रहा है, उस लोन की क्वालिटी क्या है, कि लोन शराब का ठेका खुलवाने के लिए दे रहा है या गरीबों के लिए स्कूल खुलवाने के लिए दे रहा है या महिलाओं के लिए अस्पताल खुलवाने के लिए दे रहा है, तो उसकी क्वालिटी डिसाइड करेगा, ठीक है। शराब का ठेका खुलवाने के लिए देगा, उसकी उस लोन की क्वालिटी ज़्यादा है, या जो गरीबों के बच्चों के लिए स्कूल खुलवाने के लिए देगा उसकी क्वालिटी ज़्यादा, बट ऑब्वियस स्कूल की, लड़के ठेके वाले की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर पढ़ते हैं, ठीक है। किस क्वांटिटी में बैंक को लोन देना चाहिए वो आरबीआई डिसाइड करेगा, ठीक है। तो जैसा कि लिखा हुआ है, थ्रू दिस मेजर, यानी इस मापदंड की हेल्प से आरबीआई क्या करता है, थ्रू दिस आरबीआई कंट्रोल्स द टोटल क्वांटम ऑफ क्रेडिट, यानी किस अमाउंट में, किस क्वांटिटी में लोन दिया जाए, ठीक है। दैट इज लोन गिवन बाय द बैंक्स, ठीक है। तो पहला वो टूल कौन सा है आरबीआई के पास, सीआरआर। सीआरआर बोले तो कैश रिजर्व रेशियो। देखो एक एक वर्ड को ना बिल्कुल ध्यान से समझेंगे तो आपको पूरी डेफिनेशन उसके नाम में क्लियर आ जाएगी, नाम में समझ आ जाएगा, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो, कैश माने पैसा, रिजर्व मतलब किसी के पास रखना है, हमने रिजर्व रखना है, ठीक है, सुरक्षित रखना है, रिजर्व रखना है कि हाँ यार ये मेरी अमानत है, रिजर्व माने अमानत, ठीक है। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या चीज है, इसमें आरबीआई कहता है कि बैंकों को कि भाई साहब आपको ऐसा है, आपको कुछ पैसे मेरे पास क्या रखने हैं, रिजर्व रखने हैं, यानी कुछ कैश मेरे पास रिजर्व रखना है। तो बैंक ने बोला ये तो बड़ी बदतमीजी है, मैं क्यों रखूँ भाई पैसे रिजर्व तेरे पास। तो आरबीआई ने फिर ऐसे कान पकड़ा और ऐसे बताया, बेटे आप सुन दीपांशु सर का लेक्चर, तो मैंने ऐसे बताया। तो कैश रिजर्व इसलिए रखना होता है सर कि इन केस सपोज करो मैम गए, मैम ने 1000 रुपये जमा कराए, ठीक है। गरिमा मैम गए, गरिमा जी ने भी 1000 रुपये आज जमा करा दिए। जोबनप्रीत गया, जोबनप्रीत ने भी 10,000 जमा करा दिए। भाई के पास ज़्यादा पैसे थे तो बैंक के पास कुल हो गए 12,000 रुपये, 1000, 10,000, 12,000 रुपये हो गए, ठीक है। अब बैंक के पास सागर जुनेजा गया, ठीक है। बैंक के पास सागर जुनेजा गया, सागर जुनेजा कहता है कि बैंक मेरे को लोन दे दो। बैंक ने कहा कि ठीक है भाई लोन दे देंगे, लेकिन 5,000 रुपये लोन दे पाएंगे। तो सागर ने कहा नहीं बैंक मेरे को 12,000 चाहिए। तो बैंक ने बोला कि ठीक है तेरे को 12,000 मिल जाएंगे, लेकिन तेरे को 36% ब्याज देना पड़ेगा। सागर जुनेजा ने अपनी कैलकुलेशन लगाई कि अच्छा मेरे बिजनेस में 5,000 लगने हैं, 1,000 का रॉ मटेरियल और बाकी 15,000 प्रॉफिट होगा, तो ठीक है दे दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है दे। बैंक के मुंह में भी पानी आ गया कि अरे यार ये तो मान गया, 36% ब्याज पे मान गया, ठीक है। तो हुआ क्या सर, ये लोन लेके गया, इसने बेचारे का जो बिजनेस था ना जिसमें पैसे लगाने थे, जिसमें रातों रात करोड़पति बनना था फिर हेरा फेरी की तरह, तो इसका भाई साहब काम हो गया खत्म, ठीक है। वो जो ऑफिस था ना लक्ष्मी चिट फंड का वो हो गया बंद, ठीक है। तो भाई साहब का निकल गया दिवाला। तो मार्केट में खबर फैल गई कि भाई साहब ऐसा ऐसा है कि सागर नाम का बंदा आया था तो बैंक से लोन ले गया था, तो बैंक के पास तो पैसे हैं नहीं। तो जैसे ही शना देवी को पता चला, शना देवी ने गरिमा को फ़ोन किया, गरिमा ने जोबनप्रीत को किया, भाई लुट के बर्बाद हो गए, लक्ष्मी चिट फंड का ऑफिस था वो तो चला गया। तो ये तीनों के तीनों मुँह उठा के वहाँ पहुँच गए, हाय हाय करने लग गए वहाँ पे, भाई लुट के बर्बाद हो गए, मेरे पास तो 1000 रुपये थे।
भाई ने दिए थे रखड़ी में, कुछ भी कह रहे हैं, वो कह रहा है मैंने तो पॉकेट मारी थी 6,000 रुपये, 12,000 रुपये की वो इकट्ठे करे थे मुश्किल से, ठीक है। अब मैं दादी की आंखों का ऑपरेशन कैसे कराऊंगा, तो करा रहे हैं, बैंक के बाहर हड़ताल हो रही है, ठीक है। तो अब आप इसको बड़ा एग्जांपल लेके चलो, सपोज करो सागर जैसे 10 बंदे हैं और इनके जैसे भी कई 100 बंदे हैं, ठीक है, जो पैसे जमा करा रहे हैं, ठीक है, और बैंक लालच में आके ऐसे बंदों को सारे का सारा अमाउंट जो ये लोग जमा करा रहे हैं वो सारा इनको दे दें, तो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि उनका क्या निकल सकता है, दिवाला निकल सकता है। तो बैंक ने, आरबीआई ने कहा कि बेटा ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट यू हैव टू रिजर्व सम मनी टू मी, ठीक है, सो दैट इन फ्यूचर आपका कल को दिवाला निकले तो मेरे से आप पैसे ले लो। समझ आई? ये कोई मैंने इससे अपनी कोई बेटी की शादी नहीं करवानी है, दादी की आंखों का ऑपरेशन नहीं करवाना, समझे? ये तुम्हारे लिए है कि कल को आपका दिवाला ना निकले। समझ आया सर? कैश रिजर्व रेशियो क्यों है, ये क्यों है, उसका रीजन बताया है क्या, वो बता देता हूँ। तो कैश रिजर्व रेशियो क्या है, जैसे कि लिखा हुआ, अ मिनिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट दैट द कमर्शियल बैंक्स हैव टू होल्ड एज रिजर्व्स विद आरबीआई, ठीक है। होगा कितना, 4% ऑफ, सपोज करो 4% है सीआरआर, अभी आई थिंक इतना ही चल रहा है, 4% ही है, ठीक है। जो भी होगा ये याद करने की जरूरत नहीं, कोई पूछेगा नहीं सीआरआर कितना है। जब पेपर देने जाओगे ना उससे एक रात पहले पढ़ लेना सीआरआर कितना चल रहा है, ठीक है। वैसे पूछता नहीं है ये वाले क्वेश्चन, बाकी दिमाग का कोई पता नहीं, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। सो सीआरआर इज 4% ऑफ एनडीटीएल। एनडीटीएल याद है? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ये कैसे निकलती है, तो याद है ना वो, डिपॉजिट्स और विड्रॉ का क्या है? हाँ, माइनस करके, ठीक है ना, डिपॉजिट में से विड्रॉल माइनस करके। और ये कब निकाला जाता है एनडीटीएल? एवरी फोर्टनाइट फ्राइडे, ओके, जस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये समझ में आया, सीआरआर इज 4% ऑफ एनडीटीएल। एनडीटीएल मैं ऑलरेडी बता चुका था। द नेक्स्ट पॉइंट इज, बैंक्स नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट फॉर मेंटेनिंग द सीआरआर विद आरबीआई, ठीक है। बैंक को इस पे कोई प्रॉफिट मिलता है? मैंने अभी बताया था बीच में, नहीं मिलता, ठीक है ना। आपने भी पैसे जमा कराए हैं अपने मकान मालिक के पास जिससे बिजली ली है, ठीक है ना, तो कोई ब्याज दे रहा है क्या वो? नहीं मिलता, ठीक है। बताओ कब रुकना है? नहीं, आपको कितना टाइम लेना आपने? मेरे को तो कुछ नहीं, हम तो फ्री हैं, शाम तक बिठा लो। लोग जहाँ तक वो चरणजीत सर कह रहे थे मेरे को। अच्छा अच्छा, चरणजीत सर आना चाहते हैं, कोई नहीं, मैं जस्ट ये खत्म करता हूँ, सीरियस वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू। हाँ, क्या हुआ? चरणजीत सर आए हैं आज सर? लेक्चर का पता नहीं, एक्चुअली वो आईएएस ऑफिसर ने आना है ना, तो उसके उपलक्ष्य में सभी शिक्षक आए हैं आपके सामने और कुछ ज्ञान वर्षा करना चाहते हैं। सो आई होप यू डोंट माइंड। सो चरणजीत सर ने आज बहुत ही अच्छा टॉपिक क्या कहते हैं प्रिपेयर किया आज के लेक्चर के लिए। ये सर कि बच्चों को बताएंगे कि पढ़ना कैसे है, तो दैट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैं भी वहीं बैठूंगा। So anyways, come to the topic. तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि जो CRR है, that is cash reserve ratio है, it is 4% of NDTL, okay? तो इस पे बैंक को कुछ पैसा नहीं मिलता कि आरबीआई के पास पैसे अपने रखे हुए हैं तो बैंक कुछ ब्याज देगा, आरबीआई कुछ ब्याज देगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बैंक ने कहा बेटा इसलिए रखे हुए हैं कि कल को तेरा दिवाला ना निकले, इसलिए रखे हुए हैं, कल को मुसीबत में फंस जाएगा इसलिए निकाल के दूंगा, तो ब्याज नहीं मिलनी। समझ आई? नेक्स्ट पॉइंट है, सपोज करो बैंक जो है वो कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देता है, आरबीआई जो है वो कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देता है। कैश रिजर्व रेशियो बढ़ाने का मतलब क्या है कि यानी कि बैंक को अब कैश रिजर्व ज्यादा रखना पड़ेगा। किसके पास? आरबीआई के पास। तो बैंक के पास हमारे जैसे बंदों को लोन देने के लिए पैसे ज्यादा होंगे या कम होंगे? बट ऑब्वियस है ना, कम होंगे, क्योंकि उसने ज्यादा पैसा रिजर्व तो आरबीआई के पास रख दिया, ठीक है। तो जब आरबीआई सीआरआर इंक्रीज करता है, जब बढ़ा देता है, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देता है, यानी कि जब बैंक को ज्यादा पैसा रिजर्व रखना होता है किसके पास? आरबीआई के पास। तो इट मींस दैट इज बैंक्स हैव
लेस मनी टू लेंड, यानी बैंक के पास कम पैसा लोन देने के लिए, और इस पॉलिसी को क्या कहते हैं? क्रेडिट स्क्वीज। स्क्वीज समझते हो? Yes. स्क्वीज सॉफ्ट कर लेना, ठीक है। This is the policy of credit squeeze, and the next point is when the RBI decrease the CRR, यानी इसका मतलब क्या है कि बैंक के पास ज्यादा पैसे हैं लोन देने के लिए, है ना? Banks have more money to lend, और इसको क्या बोलते हैं? Policy of credit liberalization। Liberalization का मतलब क्या होता है? Liberal वर्ड का मीनिंग क्या होता है? Liberal मतलब उदार, बड़े like me, उदार व्यक्ति। कोई नहीं, कितनी देर लेक्चर लगाना? 2 घंटे, 3 घंटे लगा देंगे। उदार व्यक्ति, कोई दिक्कत नहीं। पैसे चाहिए वो नहीं दूंगा, ये मेरे भी उदार है, ठीक है। तो उदार व्यक्ति बनने का, ठीक है। तो बैंक जब उदार होता है तो आरबीआई जब उदार होता है तो सीआरआर को क्या कर देता है? डिक्रीज कर देता है। इट मींस बैंक्स हैव मोर मनी टू लेंड, एंड व्हेन इट इंक्रीज द सीआरआर इट मींस बैंक्स हैव लेस मनी टू लेंड। दिस इज द पॉलिसी ऑफ क्रेडिट स्क्वीज। ये वर्ड्स याद रखने हैं सर आपने, ओके। जैसे कि आप देख सकते हो, जब सीआरआर 4% है, सपोज करो ये बंदे ने 1000 रुपये डिपॉजिट कराए बैंक में, बैंक ने फिर ये 4% इसको दे दिए आरबीआई को, ठीक है। 1000 का 4% हो गया 40 रुपये। 40 रुपये आरबीआई के पास रिजर्व रख दिया और बैंक के पास बचे 960 रुपये। अब ये 960 रुपये लोगों को लोन देगा, ठीक है ना। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि एक तरह का और भी रिजर्व होता है। अभी तक तो हमने एक ही रिजर्व पढ़ा जो कि है सीआरआर, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, ओके। नाउ द नेक्स्ट measure is SLR, that is statutory liquidity ratio। SLR statutory liquidity ratio। कोई आप में से ऐसा बच्चा जो पहली बार क्लास में आया तो नहीं, आप लोग तो आई थिंक वैसे ही आए हो ना, खाली आप स्टूडेंट हो? अच्छा, मुझे लगा वैसे ही वो खाली भीड़ इकट्ठी करने के लिए आए। आप सीरियसली मुझे यही लगा, ओके। चलो एनीवेज, ठीक है। तो एसएलआर क्या होता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओके। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होती है सर? मैंने आपको बताया